अब क्योंकि हमें अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ना है और हमारे साथ में फिलहाल केडी मेडिकल कॉलेज से हमारे खास मेहमान हमारे साथ में पहुंचे हुए हैं। बता दें कि मिस्टर गौरव सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं यहां पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर गौरव का। मथुरा का केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इसका श्रेय जाता है यहाँ पर मिलने वाली बेहतर मेडिकल सुविधाओं और उत्तम इलाज को। यहाँ अनुभवी डॉक्टर्स और बेजोड़ तकनीक के साथ मरीजों का इलाज कम रुपयों में हो जाता है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अग्रवाल का हमेशा से ध्येय रहा है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी बेहतर और कम कीमत में इलाज की सुविधा दे सके। कोरोना काल में लोगों की सेवा कर केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक मिसाल कायम की है। जिस दौर में लोग अपनों से दूर भाग रहे थे, उस दौर में केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लगातार लोगों की सेवा कर रहा था। यही वजह है कि आज मथुरा के निवासियों का पहला भरोसा इस हॉस्पिटल से जुड़ा है। बिल्कुल, और यहाँ से मंच को मैं संभालूंगा। ऋतु बैठेंगी आपके साथ सेशन करने के लिए। डॉक्टर गौरव सिंह का स्वागत करिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट केडी मेडिकल कॉलेज के तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू ऋतु। थैंक यू आशीष। क्योंकि अभी हम को लेकर बात की है और अब हम यहाँ पर बात करेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कार्यक्रम की कि हम हर विषय पर चर्चा करेंगे और हर मुद्दे पर बात करेंगे। मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर हम बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं, खासकर कि कोविड के बाद से। लेकिन ऐसे में केडी मेडिकल कॉलेज क्या काम कर रहा है, हम ये भी देखेंगे और किस तरीके से उसका योगदान है इस सेक्टर में विकास के लिए। गौरव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका इस कार्यक्रम में। गौरव जी, क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर को लेकर कहा जा रहा है कि इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, और ऐसे में हम केडी मेडिकल कॉलेज को देखें तो वो कहां पर है, उसका क्या योगदान है इस सेक्टर को डेवलप करने में और स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की मदद करने में। धन्यवाद मैम। केडी मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्री रामकिशोर अग्रवाल जी ने 2015 में करी थी और उससे पहले उनके डेंटल कॉलेज पहले से ही स्थापित था। तो ये इसकी स्थापना मथुरा क्षेत्र के लोगों को मेडिकल शिक्षा के साथ साथ एक सर्वोत्तम हॉस्पिटल देने की सोच के साथ चालू किया गया था। आज कॉलेज को 7 से 8 साल पूरे होने को आ रहे हैं और हर साल हम 150 MBBS स्टूडेंट्स को पास आउट करते हैं अपने यहाँ से। इसके अलावा हर साल 60 to 70 PG स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं। हमारा अगर हम बात करें हॉस्पिटल की तो 800 बेडेड हॉस्पिटल है। वो 800 बेड के हॉस्पिटल में एटलीस्ट हमेशा आपके पास 550 से 600 पेशेंट भर्ती रहते हैं। उस क्षेत्र को में कम से कम 1000 से 1200 लोग रोज हमारी OPD को अटेंड करते हैं। और खाली मथुरा ही नहीं, आसपास के एरिया जैसे पलवल है, नू है, मेवात है, उससे भी अच्छे खासे पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं। डेली वहाँ पे करीब 100 से ऊपर ऑपरेशंस होते हैं एवं इसके अलावा इमरजेंसी में भी 100 से ज़्यादा लोग सेवाएं अपनी लेते हैं। जो प्रमुख बात यह है कि क्योंकि हमारे सर का ये सपना था कि इस क्षेत्र को सस्ती से सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, तो OPD में कोई फीस नहीं लगती है, ऑपरेशन भी बहुत ही कम खर्चे में होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना का सबसे बड़ा सेंटर है मथुरा क्षेत्र में। तो हॉस्पिटल के अलावा हमारे पास आउटरीच प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जैसे हेल्थ कैंप्स जो आसपास की CSC PSC हैं, उसमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलके हम काफ़ी कुछ हेल्थ कैंप प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम हेल्थ स्क्रीनिंग्स करते हैं, लोगों तक अपनी जागरूकता फैलाते हैं। और कोविड के बाद से ये काफ़ी कुछ हमने बढ़ा दिया है, जिससे काफ़ी अच्छे लाभ भी दिखने चालू हो गए। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद बेसिकली हमें ये पता चला गौरव जी कि हम कहां पर हैं, कहां पर स्टैंड करते हैं। एक कह सकते हैं कि हकीकत हमें मालूम पड़ी। हम तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, सरकार की तरफ से कई बातें की जाती हैं कि हम लगातार चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड टाइम पर हमें इस बात की जानकारी हुई कि हम कहां पर हैं। और कोविड के बाद बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ऐसे में केडी मेडिकल कॉलेज कहां था और कोविड के बाद क्या बदलाव, कितना बेहतर? जी बिल्कुल सही बात है मैम। कोविड जैसी महामारी
पहले कभी ना सुनी थी ना देखी थी हमारे इस मेडिकल क्षेत्र ने। और हमने क्या, चाइना और जर्मनी और अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी स्ट्रगल किया काफ़ी। अगर मैं ये देखा जाए तो वो नंबर ऑफ केसेस की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी उसको नजर में रखते हुए हमारे जो हेल्थ सेक्टर था जिसमें नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स थे वो बहुत इनएडिक्वेट साबित हो रहे थे। तो उस समय पे जो हमने रियलाइज किया कि आज के टाइम में जो, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी रेफरल सेंटर होता है, खाली हॉस्पिटल बेड्स से फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशलाइज हॉस्पिटल बेड्स चाहिए, जैसे आईसीयू। तो एक समय पे जब हमने स्टार्ट करा था कोविड में 2020 में, जब सबसे पहली लहर आई थी, तब हमारे पास 25 से 30 आईसीयू बेड्स थे, और जब पीक वेव चल रही थी उस समय हमारे पास 120 आईसीयू बेड्स थे। तो सबसे बड़ा जो सबक हमें ये मिला कि हमें स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की तरफ बढ़ना है, ना कि खाली जस्ट जनरल फिजिशियन वाली सर्विसेज पे। तो हमने उसके बाद बहुत सारे आईसीयू बेड्स की अपने कॉलेज में स्थापना करी। आईसीयू बेड्स के साथ साथ हमने जो फोकस किया वो है रिमोट मॉनिटरिंग पे, आईओटी डिवाइसेस के थ्रू। तो जो ईआईसीयू का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप दूर बैठ के किसी पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं बिना उसको इन्फेक्शन के संपर्क में आए, उस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है। दूसरा जो हमें समझ में आई चीज की इमरजेंसी केयर और क्रिटिकल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के लिए स्पेशलिस्ट भी उसी के होने चाहिए, ना कि कोई सब लोग मिलके वो काम करने की कोशिश करें। तो एक डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की स्थापना हमने अपने कॉलेज में करी, और वो डिपार्टमेंट अब प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड है, उसमें पीजी स्टूडेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ भी हो रहा है। तीसरी चीज जो है वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस के लिए लोकल सीएमओ ऑफिस, जिसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, उसके साथ मिलकर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए, जो कि कोविड के समय से अब तक चालू हैं, और आई थिंक उससे मथुरा की जनता को काफ़ी लाभ हुआ है और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। बिल्कुल, आपने ये तो बताया कि चलिए किस तरीके से काम हुआ, और जाहिर तौर पर आपने इस बात की जानकारी दी कि ना सिर्फ बेड बढ़ाने से काम होगा, बल्कि हमें ये भी देखना होगा कि टेक्निकली हमें किस चीज की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल हो, और वो ये है कि मेडिकल बॉडी की बात की जाती है, जब गवर्नमेंट मेडिकल बॉडी की, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, उसमें जो बदलाव होते हैं, पॉलिसीज में जो बदलाव होते हैं, वो किस तरीके से सपोर्ट करता है मेडिकल सिस्टम को? जी, पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी होती है वो एमसीआई है, जो कि अब बदल के एनएमसी हो गई है, उसमें बहुत बदलाव आए हैं। पहले तो एमसीआई डिसॉल्व हुई और एनएमसी का गठन हुआ, और उसके बाद शिक्षा में कुछ बेसिक चेंजेस प्रारंभ हुए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही आधुनिक चेंजेस हैं, जो कि वेस्टर्न जो सिस्टम है उससे कोइंसाइड करते हैं, जो पहले नहीं करते थे। तो एक तो अब हम साइंस बेस्ड करिकुलम से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम पर चले गए। मतलब नॉलेज जो बच्चों को मिलती थी, उस नॉलेज के साथ साथ अब वो स्किल डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव, खासकर एनएमसी का इनिशिएटिव है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा जो मेन चीज है कि अब लॉग बुक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। मतलब आप पहले होता था कि आपने पढ़ाई करी और एक एग्जाम दिया और एग्जाम देके आप पास आउट हो गए तो आपको डिग्री मिल गई। अब लॉग बुक के कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा नॉलेज के लिए, कि आपकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग के आधार पे आप अपने आप को जज कर रहे हैं और आपके टीचर्स आपको मार्क्स दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी चेंज ये भी आया है कि अब खाली बच्चों की एजुकेशन नहीं, अब जो टीचर्स की एजुकेशन है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ध्यान देना चालू कर दिया है। और अब एनएमसी ने क्वालिफिकेशन के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करें, सारे टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं, ताकि एक शिक्षा में जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाए। अब हाल फिलहाल में कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट, जैसे पहले 24 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 21 सब्जेक्ट कर दिए हैं। टीबी, चेस्ट, रिहेबिलिटेशन और इमरजेंसी मेडिसिन के टॉपिक्स को हटा दिया है एमबीबीएस करिकुलम से। और नए चेंजेस में अब ऐसा है कि 150 से ज्यादा सीट्स नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है जिसके बारे में भी चर्चा चल रही है, उनके प्रभाव आज समय के साथ पता चलेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि डॉक्टर्स की हमेशा से कमी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में डॉक्टर्स को लेकर काम नहीं होता है या फिर इंटरेस्ट कम है, बल्कि स्टूडेंट्स खूब पास आउट होते हैं और इस प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि लोग प्राइवेट प्रैक्टिस पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ भी जाते हैं तो उसके अलावा वो अपना नर्सिंग होम खोल लेते हैं, क्लिनिक खोल लेते हैं, या फिर जो लोगों को मिलना चाहिए, जो सेवा एक डॉक्टर से मिलनी चाहिए, उसमें डॉक्टर्स का रुझान थोड़ा सा कम देखा जाता है और वो अपने प्राइवेट डेवलपमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। ये जो एक समस्या है,
क्योंकि एक आम जन के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं होता कि वो एक बड़े हॉस्पिटल में जा सके, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले तो जब आप कहते हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, तो अभी जो आंकड़ा मिनिस्ट्री ने सबमिट किया पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से तो हमारा जो रेशो है, जो कि 1:834 के अराउंड है, वो जो WHO का रेशो है उससे तो बेटर है। प्रॉब्लम हमारी डॉक्टर्स की कमी नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स की कमी है। आप दिल्ली जाएंगे, आप केरल जाएंगे, आपको नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर पेशेंट बहुत ज्यादा हाई है, पर आप यूपी में अगर रिमोट एरियाज चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप आगरा बैठे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, पर आप यहीं से एटा की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप फिरोजाबाद की तरफ इंटीरियर्स में जाएंगे तो आपको कमी दिखेगी। तो कमी डॉक्टर्स की नहीं, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। और दूसरा ये है कि जब अब इतने सारे मेडिकल ग्रेजुएट साल भर में निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 700 मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया हैं और उसमें करीब करीब 70,000 MBBS बच्चे हर साल निकल के आ रहे हैं, तो आने वाले समय में ये कमी तो पूरी हो जाएगी और हो भी रही है बहुत अच्छे से। अब तो प्रॉब्लम ये है दूसरी की इतनी PG सीट्स नहीं बचती हैं जितने बच्चे निकल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपके इन सर्विसेज में पेरीफेरीज में जाना चालू होंगे। अगर हम इस तरह से सोचें कि स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन बढ़े या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जिसमें जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनको कुछ समर्थन मिले कि वो जाके MBBS में एडमिशन लें और वहीं पे आके प्रैक्टिस करें, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। जो दूसरा आपने बोला प्राइवेट क्लिनिक्स की बात, तो देखिए अभी भी हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकती कि विदाउट प्राइवेट की हेल्प के उसको पूरा किया जा सके, है ना। अभी भी जो लाइंस लगती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि लाइंस लगती हैं मेडिकल जो हॉस्पिटल्स में, वो हर कोई आदमी नहीं लगना चाहता है, हर कोई आदमी उसमें अपने आप में संतुष्टि भी नहीं ढूंढ पाता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो एक सच्चाई है इस देश की और वो आगे भी चालू रहेगी। पर हाँ, आने वाले समय में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चलाना इतना आसान नहीं रह गया पहले जितना। अब रेगुलेशंस भी इंप्रूव होते जा रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा नियम भी बदल रहे हैं। तो जो आपका सवाल है उसमें धीरे धीरे करके जो चेंजेस आएंगे कि प्राइवेट जो चिकित्सा है वो एक कॉर्पोरेट मॉडल की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगी। क्या गवर्नमेंट को भी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अपने नियम कानून में, किसी तरह की पॉलिसीज में? गवर्नमेंट पहले से ही बहुत चौल से चला रही है। जो आयुष्मान भारत योजना है ये प्राइवेट कॉलेजेस को भी कवर करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कवर करती है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस देती है एक प्रैक्टिस के लिए, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस देती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, वो भी अब बहुत सख्ती से फॉलो होती हैं। ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है तो उसमें कमियों की गुंजाइश भी बहुत कम हो गई है। तो मेरे ख्याल से देश सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है और जो अभी की गवर्निंग बॉडीज हैं वो उनके डिसीजंस पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हैं। अब एक लास्ट सवाल, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास और ये सेशन समाप्ति की तरफ है। जो केडी मेडिकल कॉलेज है इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? देखिए, क्योंकि केडी मेडिकल कॉलेज हाईवे पे स्थित है तो हमारी बेस्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो है न्यूरो सर्जरी। तो कोई भी RT का केस आता है, कोई भी एक्सीडेंट का केस आता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंसेज है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और न्यूरोसर्जन मिलकर केसेस को हैंडल करते हैं और ब्रेन से जुड़ी सारे ट्रॉमा, सारी इंजरीज और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक अगर आप हमारा फ्लैगशिप अगर डिपार्टमेंट की बात करना चाहें तो वो न्यूरो सर्जरी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपने जाना कि किस तरीके से आखिर चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है और किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट कर रही है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बहुत धन्यवाद आपका गौरव जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।